हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम AK पंकज है। मैंने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है, B.Ed किया है और एस्टेट क्वालिफाई की है। इस वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, देखिए इसको क्या क्या आगे टॉपिक होंगे इस वीडियो में, उसको आप लोगों को एक बार लिखकर दिखा देते हैं। सबसे पहले जानें कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है। दूसरा टॉपिक जानेंगे शासन के प्रकार। तीसरा टॉपिक में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र और इसके प्रकार, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे अगला टॉपिक क्या होगा, शासन के स्तर के आधार पर शासन प्रणाली के प्रकार। फिर 5वां टॉपिक में देखेंगे संक्षिप्त में शासन के सरकार के अंग। यानी इस वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे, शासन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे, लोकतंत्र और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, शासन के स्तर के आधार पर शासन प्रणाली के प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर सरकार के अंग के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला टॉपिक राज्य व्यवस्था के बारे में देखते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था, तो भारत तो समझ रहे हैं आप लोग। जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए राज्य व्यवस्था, देखिए राज्य व्यवस्था जो है दो शब्दों के मेल से बना है, राज्य और व्यवस्था। यानी इसका अगर सामान्य अर्थ निकाले तो राज्य का व्यवस्था, ठीक है। अगर अर्थ इसका हम देखते हैं, राज्य व्यवस्था का अगर अर्थ सामान्य रूप में देखें तो क्या होगा कि वह नियम या व्यवस्था, जिसके अनुसार किसी राज्य या देश में शासन संचालित होता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है।
अर्थात राज्य व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे नियम कानून को अपनाते हैं जिसके द्वारा देश में या राज्य में शासन को चलाया जाता है। यानी राज्य व्यवस्था में वैसे नियम होते हैं जिसके आधार पर, जिसके अनुसार शासन चलाया जाता है। शासन चलाया जाता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे नियम लिखा है, तो राज्य व्यवस्था में हम लोग नियम कहाँ से प्राप्त करते हैं? नियम, कोई भी नियम हमें किसी भी देश में कहाँ से मिलता है? तो नियम कौन देता है किसी भी राज्य को, किसी भी देश को? तो संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान क्या है? एक नियम है। नियम का क्या है? किताब है। संविधान नियम का एक किताब है। और संविधान के अनुरूप ही, यानी संविधान में जो नियम दिए हैं उसी के अनुरूप ही किसी भी देश की क्या होता है कि राज्य का मतलब एक किया जाता है, किसी भी देश का राज्य व्यवस्था संचालित होता है। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला मुख्य टॉपिक इस पर आएंगे हम लोग, तो शासन के प्रकार पर आते हैं। देखिए शासन के प्रकार। आप लोग जानते होंगे कि पहले प्राचीन काल में क्या होता था कि एक राजा के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्र का एक राजा होता था जिसके पास ज़्यादा धन होता था, वही क्या करता था कि लगभग राजा का भूमिका निभाता था। वही क्या करता था कि वो उसी के आधार पर जो भी अन्य लोग थे, उसके प्रजा थे, उसी के द्वारा क्या होता था, पहले शासित होते थे। तो उस व्यवस्था, उस शासन को क्या बोला जाता था? राजतंत्र बोला जाता था। राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है? राजाओं के माध्यम से शासन किया जाता है। राजाओं के द्वारा शासन राजतंत्र में। तो देखिए राजाओं के द्वारा शासन है, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है आप जानते हो कि कोई एक ही, जैसे राजा ही इसमें क्या करता था कि सारी समस्याओं का या सारी बातों का निर्णय लेता था। यही मतलब सर्वे सर्वा होता था राजतंत्र में। अगर राजतंत्र तरफ से खराब भी है, अगर मान लीजिए राजा खराब मिल गया, राजा क्या होगा कि अगर निरंकुश प्रवृत्ति का हो तो क्या होगा, उस राज्य में क्या जनता का दोहन करने लगेगा। अगर राजतंत्र का अभी हम लोग वर्तमान समय में अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं अरब को। अरब एक हो गया और हमारा पड़ोसी देश भूटान हो गया। इन ऐसे तो बहुत सारे हैं, इन दोनों को क्या करते थे, अभी वर्तमान समय इन दोनों देशों में क्या है कि राजतंत्र लागू है। फिर आगे देखिए दूसरा लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के माध्यम से या जनता के द्वारा शासन किया जाता है।
जनता के द्वारा ही अपने ऊपर शासन किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे देखें। ओके, अगर लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल देखें तो हमारा भारत हो जाएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है। लोकतंत्र को लागू करने वाला सबसे बड़ा देश अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में भारत ही है। भारत हो गया, अमेरिका हो गया। फिर अगला प्रकार देखते हैं साम्यवादी। साम्यवादी साम्यवादी शासन। इसके बारे में जानते हैं? साम्यवादी शासन का मतलब है, जैसे समाजवाद सुने होगा। समाजवाद में क्या होता है कि कोई भी देश की जनता हो, मतलब एक देश में जनता के बीच जो आर्थिक खाइयाँ होती है, आर्थिक कमियाँ होती है कि कोई धनी धनी होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, तो इन खाइयों को, इन दूरियों को समाजवाद में क्या कहते हैं, कम किया जाता है। और समाजवाद में धीरे धीरे कम किया जाता है। लेकिन साम्यवाद ऐसा है कि इसमें समाजवाद की जो धीरे धीरे की प्रक्रिया है, इसे तुरंत पूरा किया जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ होती हैं। ये साम्यवादी शासन को स्थापित करने वाला अगर हम यदि वर्तमान में देखें तो चाइना को देख सकते हैं, यहाँ पर चीन। फिर अगला देखते हैं सैन्य शासन। सैन्य शासन जानते हैं? सैन्य शासन क्या है? जब सेना के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है। तो लिखिए, यहाँ पे लिखिए सैन्य शासन। सैन्य शासन, सैन्य शासन में क्या होता है कि इसमें सेना के माध्यम से शासन संचालित किया जाता है। मतलब न उसमें कोई राजा होता है, न जनता अपने लिए शासन करती है। वहाँ का जो सेना होती है, जो सैनिक होती है, जो जनता की रक्षा करती है, वही क्या करती है कि जनता के ऊपर शासन संचालित करती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो अभी वर्तमान में म्यांमार को देख सकते हैं। म्यांमार को देख सकते हैं। अभी फिलहाल में नेपाल में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिला है। तो शासन के प्रकार के रूप में हम लोग एक राजतंत्र को देखें, लोकतंत्र को देखें, साम्यवादी शासन को देखें और सैन्य शासन को देखें। और एक तानाशाही शासन भी है। जैसे अगर नॉर्थ कोरिया की बात किया जाए, वहाँ पर क्या है, वो क्या है, वहाँ पर लगभग देखा जाए तो तानाशाही के रूप में ही शासन है। मतलब तानाशाही शासन में क्या होता है, जो उस देश का तानाशाह हो, सबसे अमीर आदमी हो, शक्तिशाली हो, उसके माध्यम से अगर शासन चलाया जाता है जबरदस्ती करके, तो क्या उससे तानाशाह हो, जब वही क्या होगा, तानाशाही शासन होगा। तो चलिए, मेन में नहीं है राजतंत्र, लोकतंत्र, साम्यवादी, सैन्य शासन, इन सारी चीज़ों के बारे में सुनने और देखने को मिलता है। फिर आगे का टॉपिक क्या है? आगे का टॉपिक है लोकतंत्र। चलिए देखते हैं लोकतंत्र के बारे में। तो आइए अब लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में जानिए कि लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र, लोकतंत्र यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोक है और एक तंत्र है। यानी लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है, लोक और दूसरा तंत्र। लोक का अगर अर्थ देखें तो लोक का मतलब सामान्य में जनता हो जाएगा, जनता या लोग।
तंत्र का अगर देखें तो शासन या शक्ति, यानी इसी से आप लोग समझ रहे हैं कि जनता, लोकतंत्र क्या है कि जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है। यानी लोकतंत्र में क्या किया जाता है कि जनता के माध्यम से ही शासन किया जाता है। देखिए, एक आप लोग परिभाषा सुने होंगे, एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र का एक परिभाषा दिया है। आइए देखते हैं क्या देते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। आइए यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे। देखिए अब्राहम लिंकन कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति। इन्होंने लोकतंत्र क्या दिया था कि परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यानी इन्होंने अपने परिभाषा में क्या कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा क्या है? शासन है। यानी सामान्य रूप में अगर हम देखें तो लोकतंत्र क्या है? जनता का ही मतलब शासन है। इसमें शासन करने के लिए कोई राजा नहीं होता है, खुद जनता ही अपने ऊपर क्या करती है कि शासन करती है। और वो शासन कैसे करती है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक यहाँ पे बात ध्यान जाइए कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा कि लोकतंत्र का जनक, अगर आधुनिक में अगर पूछे कि लोकतंत्र का जनक कौन है, तो अमेरिका। लोकतंत्र का जनक कौन है? तो अमेरिका। यहाँ पर आधुनिक कर सकते हैं। चलिए, फिर लोकतंत्र के बारे में समझ लिया कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है कि जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। एक यहाँ पे एक बात ध्यान लीजिए कि लोक जो है, इसका इंग्लिश क्या होता है पता है? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का इंग्लिश क्या होता है? डेमोक्रेसी। जिसमें देखिए यहाँ पे लोक ग्रीक शब्द डेमोस, इसको लोक को ग्रीक शब्द क्या बोला जाता है? डेमोस बोला जाता है। और तंत्र को ग्रीक भाषा में, या ग्रीक शब्द या भाषा कोई भी बोल सकते हैं, ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? इसको क्रेसिया बोला जाता है। क्रेसिया। इसमें डेमोस और क्रेसिया मिलकर ही क्या बनाता है? डेमोक्रेसी बनाता है। डेमोक्रेसी, जिसका अगर हिंदी में आप देखें तो क्या आता है? लोकतंत्र। चलिए अब आगे लोकतंत्र के प्रकार के बारे में देखते हैं। लोकतंत्र के प्रकार।
लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। आइए देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ऊपर आते हैं, देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता क्या होती है कि खुद क्या करती है कि शासन में स्वयं भाग लेती है। समझे, कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो क्या करती है जनता, खुद डिसीजन लेती है। समझे, जनता क्या करती है कि खुद डिसीजन लेती है। कैसे लेती है, तो एक जनमत संग्रह होता है, यानी क्या होता है उसमें कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक पहल किया जाता है कि हमको ये सारी कार्य हमको करना है, कितने लोग सहमत है, कितने लोग असहमत है। तो जिसका ज़्यादा मत होता है, सहमत के प्रति अगर ज़्यादा मत हो तो वो बिल पास हो जाता है, और नहीं होता है तो बस बिल फेल हो जाता है। तो ये बताइए, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनमत संग्रह के माध्यम से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। और ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर हम देखें तो ये अधिकतर अगर देखा जाए तो कम जनसंख्या वाले देशों के लिए उपयुक्त होती है। समझे, कम जनसंख्या वाले देशों के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन चलिए ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसको लिख कर देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपसे बताएं कि जनता क्या करती है कि स्वयं शासन में भाग लेती है। किसके माध्यम से, क्या होता है इसमें कि जनता इकट्ठा होते हैं एक जगह, उसी में पहल किया जाता है कि हमको ये कार्य करवाना है, ये कार्य करना चाहिए। तो इन्हीं सारी बातों पर क्या होता है कि जनमत संग्रह किया जाता है कि कितना जनमत सही के पक्ष में है, कितना गलत के पक्ष में है। तो ऐसे तरीकों से क्या करेगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है। देखते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता स्वयं शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी क्या होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। फिर अगर दूसरा पॉइंट देखें तो क्या होता है कि कम जनसंख्या वाले देशों के लिए क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपयुक्त है। उपयोगी, इसमें क्या होता है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, पहल और जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से कानून का निर्माण। कानून का निर्माण हो गया, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो तो इन सारी क्रिया में क्या होता है कि जनमत कराया जाता है, जनमत संग्रह होता है। अगर इसके एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे किस देश में ऐसा अभी वर्तमान में है, तो एग्जाम्पल के रूप में हम स्विट्जरलैंड को देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड को देखा जा सकता है, यानी स्विट्जरलैंड में अभी हम लोग, स्विट्जरलैंड में अभी क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आइए देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। आइए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अब देखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसके अर्थ से ही आप लोग समझ रहे हैं कि
इसमें क्या होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है कि शासन में भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कैसे लेगी भाग, मतलब शासन में। तो आप लोग देखते हैं कि क्या होता है कि चुनाव होता है। जैसे भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो भारत में अभी क्या है, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो भारत में भी, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन दोनों में क्या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें क्या है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या होता है, भारत में चुनाव होता है। चुनाव देखे होंगे, इसमें क्या आप लोग जाते हैं अपने गांव के स्कूल मतदान केंद्र पर, जहाँ भी मतदान केंद्र हो वहाँ पर वोट देते हैं। वोट में देखते हैं कि 10-12 लोग का उसमें बैलेट पे नाम रहता है, बैलेट पेपर हो गया, चाहे जो आजकल तो ईवीएम चल दिया है, तो ईवीएम में देखते हैं कि सीरियल नंबर से उसमें क्या रहता है कि नाम रहता है, नाम के साथ साथ अगर जो पार्टी से हो उसका चिन्ह रहता है, उसमें बटन रहता है, उसी जिसको भी आप पसंद करते हैं उस बटन को दबा देते हैं। तो क्या होता है कि आप सोचते हैं या क्या होता है कि अब उसे माना जाता है कि आप उस व्यक्ति को वोट दे दिए, और वो व्यक्ति को जो वोट देते हैं वही क्या करता है कि सरकार का निर्माण करता है, समझे। जिसे आप लोग वोट देकर, उसके बारे में डिटेल्स और बताएंगे, जिसको आप लोग वोट देते हैं, चुनते हैं, वही क्या करता है कि सरकार का निर्माण करता है, और वही क्या करता है कि आपके ऊपर शासन स्थापित करता है। यानी आप खुद से शासन नहीं करते, आप उस व्यक्ति के माध्यम से चुने आप ही हैं। यानी एक तरफ से बोला जाए तो क्या बोला जाएगा कि जनता ही मतलब शासन भाग ले रही है, बट अप्रत्यक्ष रूप से ले रही है, क्योंकि आप स्वयं नहीं करके आप किसी अन्य के माध्यम से करा रहे थे, तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो वही बोला जाता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उसी को बोला जाता है। यानी क्या होता है कि इसमें सबसे पहले चुनाव होता है। चुनाव में क्या होता है कि प्रतिनिधि होते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए जनता हो गया। जनता क्या करती है कि चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है। जनता क्या करती है कि चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि क्या करता है कि सरकार का निर्माण करता है, और सरकार क्या करती है कि शासन का कार्य करती है। और शासन किसके ऊपर करती है, तो जनता के ऊपर। यानी देखिए जनता के ऊपर कौन कर रहा है शासन, सरकार कर रही है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो देखिए ये चिन्ह क्या यहाँ से इधर आ रहा है, फिर इसी पर चला जा रहा है, यानी शुरुआत यही है और इसका अंत भी यही है। यानी जनता एक तरफ से देखा जाए तो खुद ही अपने ऊपर शासन कर रही है, लेकिन क्या कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोला जाता है। देखिए और कुछ इसके बारे में कुछ की फैक्ट देख लेते हैं, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन। यहाँ से देखा जाए तो देखिए जनता क्या करते हैं कि चुनाव, तो सबसे चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं कि अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो चुनाव का संचालन कौन करता है भारत में, अगर केंद्र स्तर पर देखा जाए तो चुनाव का संचालन कौन करता है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग क्या करता है कि चुनाव का संचालन करता है। अगर इसको आर्टिकल में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 324 में क्या किया गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है।
फिर एक यहाँ से ये आता है कि मान लीजिए जनता में तो हर कोई आ जाएगा, एक बच्चा भी आ जाएगा, बच्चा आएगा कि नहीं? तो बच्चा को क्या समझ है, इतना छोटा बच्चा को क्या समझ है कि हम किसको अपना वोट दें और कौन हमारे लिए शासन अच्छी तरीके से करेगा। तो इसी के लिए क्या किया गया है कि वोट देने का एक उम्र है, उम्र सीमा क्या कि 18 वर्ष किया गया है। 18 वर्ष यानी क्या, उसको बोला जाता है कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी जो जनता वयस्क होगी यानी 18 प्लस होगी, वही क्या कर सकती है कि वो वोट देने के योग्य हो सकता है। क्योंकि इसका अगर देखा जाए कि वयस्क मताधिकार का हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। इससे पहले क्या था, अभी तो मान लीजिए 18 वर्ष है, इससे पहले क्या था कि 21 वर्ष के जो लोग थे वही क्या करते थे कि वोट दे पाते थे। यानी पहले क्या था, 21 वर्ष का मतलब था कि 21 वर्ष के बाद ही कोई क्या कर सकता है कि मतदान में भाग ले सकता है। तो उसे 18 वर्ष कब किया गया? अब ये सवाल है, देखिए 61वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1988। पहले क्या था, 21 वर्ष का था, 21 से 18 कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1988, जब यानी संसद में जब पास हुआ था, क्या हुआ था कि 1988 में मतलब उसमें संसद में गया था और जब लागू हुआ तो 1989 में लागू हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि 61वां संविधान संशोधन। कहीं कहीं क्या करेगा कि 1989 दिया जाएगा, कहीं 1988 भी दे सकता है। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान का उम्र मतदान का उम्र 21 से घटाकर क्या किया गया कि 18 कर दिया। समझे? ये देखिए एक पॉइंट है। फिर एक और यहाँ पॉइंट बन सकता है, देखिए मान लीजिए तो केंद्र के लिए हो गया, केंद्र के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो कि क्या करता है कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, क्या करता है कि ये चुनाव प्रक्रिया संचालित कराता है। फिर यहाँ देखते हैं कि पंचायती राज का अगर हम देखते हैं, पंचायती राज हो गया या नगर निगम हो गया, इसका जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसका चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल और जिसका उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 243 के में किया गया है। फिर आइए